कर रहे हैं, यानी कि कैसे वहां की आवाम पर, वहां की जनता पर ये एक्स्ट्रा बोझ डालने की तैयारी है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं, बता देते हैं कि क्या कुछ तैयारी शहबाज सरकार की है। शहबाज लोगों से लगान वसूलेंगे, यानी कि आरटीआर फाइल नहीं करने वालों पर ये एक्शन होगा। बैंक अकाउंट उनका बैन हो जाएगा। 800 सीसी से ज्यादा की कार खरीद नहीं पाएंगे वो लोग, और ना ही शेयर मार्केट, ना उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, ना शेयर खरीद पाएंगे और ना ही बेच पाएंगे। यानी कि शेयर खरीदने और बेचने पर भी रोक रहेगी अगर आईटीआर फाइल नहीं किया गया है तो। बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे, और ऐसे बैंक अकाउंट्स को बैन करने की बात भी शहबाज शरीफ की तरफ से की गई है। यहां आप समझिए कि शहबाज ने अलग तरीके से अब तैयारी कर ली है लोगों पर ये एक्स्ट्रा बोझ डालने की और एक्स्ट्रा पैसा वसूलने की अगर आईटीआर फाइल नहीं होता है। ये अनोखा बिल कह रहा है कि आप फिर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, किसी तरह का ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। यहां आप किस तरीके से आईएमएफ के दबाव में फैसला शहबाज सरकार ने किया है अब ये भी जान लीजिए, क्योंकि आईएमएफ से ही कर्ज मिल रहा है जिससे पाकिस्तान का गुजारा चल रहा है। आईएमएफ के दबाव में फैसला, आईएमएफ से कर्ज पाने के लिए ये संघर्ष की स्थिति पाकिस्तान के आगे है। आईएमएफ को दिए हुए टारगेट पूरे करने का दबाव शहबाज शरीफ के ऊपर बना हुआ है, और इसीलिए ये अनोखा बिल आईएमएफ से $7 अरब हासिल करने की जुगत में शहबाज शरीफ लगे हुए हैं, और इसीलिए अलग अलग पैतरे आजमा रहे हैं। राजस्व को बढ़ाने की फिराक में शहबाज सरकार है, और इसीलिए एक्स्ट्रा बोझ इकट्ठा करके अब लोगों पर डाला जा रहा है। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2024-25 का टारगेट तय किया, और ऐसे में इस टारगेट को हासिल करने के लिए अनोखा बिल ला रहे हैं। साल 2024-25 का 12.913 जो फीसदी है उस पर निगाहें बनी हुई हैं। यहाँ ट्रिलियन जिस तरीके से रुपए का टारगेट पूरा करना है उसको लेकर बात हो रही है। अब यहाँ पहली तिमाही में एफबीआर 96 बिलियन रुपए से कम आंका जा रहा है, और ये शहबाज सरकार के लिए चिंता पैदा करने वाला है, और इसीलिए अब इस अनोखे बिल के जरिए नई तैयारी शहबाज शरीफ की है। आईएमएफ से कर्ज पाने के लिए ये जुगत शहबाज शरीफ की है, और इसीलिए अलग अलग तरीके की नीतियां इस अनोखे बिल में इंक्लूड की गई हैं। टारगेट पूरा करने का दबाव है, और टारगेट पूरा करने के लिए ये पूरा दबाव अब पाकिस्तानी आवाम में बढ़ता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से आईटीआर भरना है, और आईटीआर भरने पर अगर आपको ये सहूलियत मिल रही है तो आईटीआर नहीं भरने पर क्या कुछ होगा वो भी जान लीजिए। क्या कुछ पाकिस्तान में आवाम के लिए है। आईटीआर नहीं भरने पर क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट आप नहीं खोल पाएंगे, यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो वो खोल नहीं पाएंगे। महंगी कार नहीं खरीद पाएंगे माफ कीजिएगा। 800 सीसी से ऊपर की जो कार है, यानी कि 800 सीसी इंजन से ऊपर की जो कार है वो पाकिस्तान में नहीं खरीद पाएंगे। तय सीमा से ज्यादा बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक तय सीमा होगी, एक लिमिटेड पैसा होगा जो ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, उससे ऊपर का पैसा आप अपने ही बैंक से नहीं कर पाएंगे ट्रांजैक्शन, यानी कि इधर उधर ट्रांसफर करना। गैर रजिस्टर्ड व्यवसायियों के अकाउंट फ्रीज करने की तैयारी भी सरकार की है, और ऐसे में ज्यादा पैसों के शेयर भी नहीं खरीद पाएंगे, ना बेच पाएंगे, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। आईटीआर भरना जरूरी है, मैंडेटरी है, यह हर तरीके से शहबाज शरीफ ने लोगों तक मैसेज पहुंचा दिया है। बैंक अकाउंट तक नहीं खोल पाएंगे, जो कि एक बेसिक चीज है, यानी आईटीआर नहीं भरना परेशानी खड़ी कर सकता है, और अगर आईटीआर भर रहे हैं तो फिर सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा बोझ लोगों पर डाल दिया जा रहा है, और ये पूरा लेखा जोखा जो है वो शहबाज शरीफ को रखना होगा, क्योंकि आईएमएफ से पैसा लेना है। $7 अरब अगर लेना है तो ये सभी प्रावधान करने होंगे, और इसीलिए ये अनोखा बिल शहबाज शरीफ की तरफ से लाया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान में इस अनोखे बिल की चर्चा है उसको लेकर बात हम भी करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर शरद कोहली मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और साथ ही साथ इरशाद अहमद खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पीएमएलए के नेता हैं, पाकिस्तान से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर शरद कोहली, मैं आपसे समझ लेती हूँ इस बिल का मतलब क्या है, फिर इरशाद अहमद जी भी बताएंगे कि पाकिस्तान में इस बिल की चर्चा किस तरीके से है। नमस्कार, और सभी इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है पाकिस्तान में, यानी कि जिससे ऊपर आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, यूं कहूं कि टैक्स लगना होता है, वो पाकिस्तानी रुपया 6 लाख है, और करीब 27-28 लाख लोग पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो 23-24 करोड़ के आसपास है, या 22-23 करोड़ के आसपास है, उसमें से मात्र 27-28 लाख लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तो बहुत ही कम परसेंटेज है रिटर्न फाइल करने वालों की। कुछ तो उसके पीछे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, पर यह भी बात सच है कि पाकिस्तान में, और हमारे जो पाकिस्तान के जो जुड़े हुए हैं साथ में, वो भी बताएंगे कि टैक्स इवेजन बहुत रैम्पेंट है, कि वहां पर लोग टैक्स नहीं देते हैं, कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं है, ये बात अलग है कि पाकिस्तान में गरीब तबका भी बहुत बड़ा है, पर वहां पर लोग कमाते हैं, जो लोग कमाते हैं वो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं,
और मैं इसके पीछे भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा कारण मानता हूं, क्योंकि अगर उनके पास कोई नोटिस आता है, उनसे पूछताछ होती है, तो वो पैसा देके, रुपया पैसा देके छूट जाते हैं या उससे बच जाते हैं। या पाकिस्तान का जो डिजिटल मैकेनिज्म है, जैसे भारत में है, कि आप बड़े ट्रांजैक्शंस करके आपके पास एस्केप रूट नहीं है। आपको एक एआईएस है, जैसे भारत में होती है, 26AS है, टीडीएस के माध्यम से, एनुअल इंफॉर्मेशन के स्टेटमेंट के माध्यम से आपको ट्रैक किया जाता है। पाकिस्तान में ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से उतने स्ट्रांग नहीं है, तो किसी भी टैक्स एवेडर के लिए बच पाना आसान है। इस आसानी की वजह से आईएमएफ को लगता है कि पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन जितनी है और जितने टैक्स पेयर्स है, उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, और अगर ये ज्यादा होती है तो पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो बजटरी एस्टिमेट्स है टैक्स कलेक्शन के, वो बढ़ जाएंगे। और आईएमएफ तभी लोन देता है जब उसकी आर्थिक हालत देश की अच्छी रहे, और उस आर्थिक हालत के अच्छे रहने में टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को लेके आईएमएफ को लगा कि बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते हैं, उनको टैक्स देना चाहिए, और जब तक डिसइंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा, जब तक ये जो नया कानून लाया गया है कि आप कार नहीं ले सकते, आप बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप शेयर्स नहीं ले सकते, जब तक लोगों को परेशानी नहीं होगी, एनफोर्समेंट नहीं होगा, डेटरेंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, जब तक डेटरेंट नहीं होगा, तब तक वो लोग रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, अपना टैक्स नहीं जमा करेंगे। ये भी देखने वाली बात है कि खाली रिटर्न फाइल करना काफी नहीं है, उससे टैक्स कलेक्शन भी होनी चाहिए। कि पाकिस्तान का जो इनकम टैक्स का पूरा सिस्टम है, उसमें अगर भ्रष्टाचार होगा तो वो टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं हो पाएगी। वो तो मुझे लगता है कि आईएमएफ सोचता है शुरुआत हो, कम से कम रिटर्न तो फाइल करने वाले आगे आए, बाद में कितना टैक्स वसूलना है ये आगे देख लिया जाएगा। तो चारों तरफ से मुझे लगता है इसको एयर टाइट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आईएमएफ की जो मंशा है, और मुझे देखिए एक जरूरी बात यह है कि आईएमएफ की मंशा नहीं है, ये पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनकी भी यही मंशा होनी चाहिए। कोई भी सरकार चाहेगी कि कोई टैक्स इवेडर उनके देश में ना रहे, जिससे कि देश के राजस्व का नुकसान हो। तो मैं समझता हूं एक अच्छा कदम है, अनूठा बिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर पाकिस्तान जैसे देश में इसकी सख्त जरूरत थी, तो वरना लोग कभी भी आगे आके टैक्स पूरा नहीं देंगे। यानी आप कह रहे हैं कि जो टारगेट तय किया गया है उसे पूरा शहबाज शरीफ और उनकी सरकार इस बिल के जरिए कर सकती है। इरशाद अहमद खान जी, इस बिल की चर्चा पाकिस्तान में कैसे कर रहे हैं लोग? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा, सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी आप कह रही थी कि आईएमएफ के दबाव की वजह से हमारे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने टैक्स लागू किया। ऐसा नहीं है। बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, हम सब लोगों का फर्ज है कि हम टैक्स जमा करें। तो बात ये ऐसा नहीं है कि आवाम को बांधा जा रहा है या क्या किया जा रहा है। अब ऑनलाइन सारी बैंकिंग है, ऑनलाइन तमाम इनकम टैक्स जमा किए जाते हैं। तो हम खुद से चाहते हैं, हमारी पूरी कौम चाहती है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, हमें आईएमएफ से लोन ना लेना पड़े। जब हम बायसियत कौम, बायसियत पाकिस्तानी, जब हम सब लोग टैक्स जमा करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक पावरफुल मुल्क तो हम पहले भी हैं, मजीद पावरफुल हो जाएंगे। तो ऐसा, जैसा कि आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि पाकिस्तानियों को बांधा जा रहा है और ये किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी अपनी हुकूमत से मोहब्बत करते हैं, और वही कौमें, वही अक़वाम, वही मुल्क तरक्की करते हैं जो टैक्स पे करते हैं, जिसमें टैक्स पेयर ज्यादा होंगे। दूसरी बात यह है कि जो गाड़ियां लेना, गाड़ी हर आम आदमी नहीं ले सकता। गाड़ी बड़ी वही लेता है जिसके पास पैसे हैं, और जिसके पास पैसे हैं वो टैक्स पे करते हैं। हाँ, जो लोग टैक्स पे नहीं करते उनको शिकंजे में जरूर हुकूमत लेगी कि वो बिलियनर हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को शिकंजे में लाया जाएगा, ना कि रेडी वाले को, ना कि किसी गरीब को, ना कि मजदूर को। ऐसा नहीं है। हाँ, हम तो अपनी हुकूमत से कह रहे हैं कि जिसका आईडी कार्ड पाकिस्तानी है, बस वो सारा हमारे डेटा में आ गया। अब जिस पे टैक्स लागू होगा वो टैक्स पे करेगा, जिस पे टैक्स लागू नहीं होगा वो अपनी नौकरी। दूसरा, जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तो सैलरी में से टैक्स ऑटोमेटिकली काट दिया जाता है। तो अच्छी ये ले रहे हैं। हाँ। हमारे इदारे, हमारी हुकूमत ये बहुत अच्छा इकदाम कर रही है। ठीक है, आपने इस कदम की तारीफ की है, आपने कहा है कि ये बेहतरीन कदम है, और कोई भी देश विकास के रास्ते पर तब चलता है जब वहाँ टैक्स पेयर्स अपनी भूमिका को निभाते हैं, लेकिन सरकार की कई भूमिका रहती है। मेरे साथ में चूंकि फेमस इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर शरद कोहली, आपकी बात पर कोई रिवर्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर कोहली, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं, जो हमारे साथी है, बहुत अच्छा वो बोल रहे थे, और बिल्कुल किसी भी देश की तरक्की, किसी भी देश की, किसी भी मुल्क की तरक्की तभी होती है जब वहां का आवाम टैक्स देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मैं उनको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था, वो ये कि उन्होंने बात करी बिलियनियर्स की,
कि जो बहुत बहुत ज्यादा अमीर हैं उनको टैक्स देना चाहिए। पर ध्यान देने वाली बात है इस बिल में, नहीं ऐसा नहीं है, आप अगर गौर से, नहीं मैं पूरी कर लूं बात, आप बताइएगा। इस बिल को आप गौर से देखेंगे तो उसमें 800 सीसी की गाड़ी का जिक्र है। 800 सीसी की गाड़ी बहुत छोटी गाड़ी होती है, ये बिलियनियर्स के रखने वाली गाड़ी नहीं होती। ये गाड़ी एंट्री लेवल की गाड़ी होती है। आपको याद होगा जब भारत में मारुति आई थी तो 800 सीसी की थी, आज भी चलती होगी, अब भारत में 800 सीसी की नहीं आती, सबसे छोटी गाड़ी होती है। तो यहां पर सिर्फ बिलियनियर्स के ऊपर नजर नहीं है। ये जो हुक्म है, ये जो बिल है, ये उन लोगों पर भी है जिन लोगों की 6 लाख पाकिस्तानी रुपए से ऊपर कमाते हैं। और यहां पर सरकारी हुक्मरान, सरकारी मुलाजिमों का भी जिक्र नहीं है। यहां पर प्राइवेट जो लोग बिजनेस करते हैं या प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हैं, उन लोगों की बात हो रही है। और वो टैक्स नहीं देते या छोटा मोटा काम करते हैं, साल का 20-25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए कमाते हैं, पर किसी वजह से टैक्स नहीं देते हैं। उन लोगों को टारगेट लेके किया गया है। जो बिलियनियर्स हैं उनके पास तो वो तो बहुत तरीके से काबू में लाए जा सकते हैं जब बड़ा खर्च करते हैं। पर मैं समझता हूं एक और कदम जो पाकिस्तानी हुकूमत को उठाना चाहिए कि जो भी बड़ा खर्च करे, ये तो ठीक है आप कार खरीदें या बैंक में अकाउंट खोलें, ये तो एक डेटरेंट बनाया है। पर जो भी कोई बड़ा खर्च खरीदे, मान लीजिए 2 लाख पाकिस्तानी रुपए से ऊपर कोई जाके ज्वेलरी खरीद लेता है और जाके कोई बड़ा मकान खरीद लेता है, इसको अगर रेगुलेट किया जाएगा तो ज्यादा आसानी से वो लोग काबू में आएंगे, वो लोग पकड़ में आएंगे जो लोग जानबूझकर टैक्स नहीं देते हैं। बाकी ये पाकिस्तानी मिडिल क्लास को टारगेट किया गया। मैं अपने हमारे जो 7 ऑनरेबल रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट है उनको बताना चाह रहा हूं, ये पाकिस्तानी मिडिल क्लास के ऊपर 800 सीसी की गाड़ी अमीरजादों के लिए नहीं है। 800 सीसी की गाड़ी पाकिस्तान के अमीरों के लिए नहीं है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और इसीलिए जो पाकिस्तान में तमाम यूट्यूबर्स हैं ना, वो भी ऐसे ही कुछ रिएक्शंस ले रहे हैं लोगों के बीच में जाकर, और लोगों को ये बिल कुछ भा नहीं रहा और इसकी किसी भी तरीके से अप्रिसिएशन हो नहीं रहे। हाँ, कुछ लोग जरूर है जो इरशाद अहमद जी की तरह इस बिल को अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर उसके समर्थन में बोल रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल पसंद